गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन का एक सीरीज़ शुरू किए थे और उस सीरीज़ के दौरान हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, भारत का मतलब क्या है, आंदोलन का मतलब क्या है। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा कृपया करके आप वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से होता है और कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कांग्रेस का स्थापना हुआ। कांग्रेस का स्थापना के बाद जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि भाई राष्ट्रवाद हमारे लिए, साम्राज्यवाद के लिए खतरा है, तो उन्होंने राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए सबसे पहले बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था तो बंगाल को जीत के, जैसे कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल अंग्रेजों के कब्जा में आ गया था। तो अंग्रेज का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया था बंगाल। तो बंगाल पूरा समृद्ध इलाका था और बंगाल अंग्रेजों का गढ़ था। इसी वजह से बंगाल बहुत ही विकसित हो गया था। तो इसीलिए जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे तो बंगाल में उन लोगों को क्या मिला, एजुकेशन मिला, अच्छा से अच्छा फैसिलिटी मिला, इसलिए बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो बंगाल को विभाजन कर दिया हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद को तोड़ने का एक तरीका हिंदू मुस्लिम। राष्ट्रवाद क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जबकि राष्ट्रवाद को कैसे तोड़ोगे? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे। तो दोस्तों, धर्म के नाम पे तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम अंग्रेज उठाया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना खुद करवाया। उसको पता था कि कांग्रेस पार्टी जो था, कांग्रेस पार्टी में सभी लोगों को जनाधार था। तो अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों को कि नहीं भाई, आपका जनाधार नहीं है, ये हिंदू का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आप अलग से एक पार्टी बनाओ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। तो ये भी क्या, राष्ट्रवाद का तोड़ने का चुनौती हुआ। फिर आगे के काल में देखो कि कांग्रेस में भी आपस में मतभेद हो जाता है। आपस में मतभेद होने के कारण कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाता है। सूरत अधिवेशन 1907 में आप देखोगे गरम दल और नरम दल 2 भाग में बट गया कांग्रेस। फिर आगे के कालों में देखोगे तो अंग्रेज ने मार्लो मिंटो रिफॉर्म ले आता और मुस्लिम को एक अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोलेट मतलब पृथक निर्वाचन मंडल देता है, जो भी राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी मार्लो मिंटो रिफॉर्म तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो राष्ट्रवाद के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो मित्र या फिर व्यूअर हमारे फ्रेंड जो नहीं देखे होंगे, कृपया लास्ट 2 वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा एक सीरीज कहानी के रूप में चल रहा है। पहला वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो का लिंक है, कहानी का लिंक है। जैसा कि मेरा नाम संतन कुमार है, अभी करंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेवाड़ में, और मेरा क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक किया है विनोबा यूनिवर्सिटी से, मेरा LLB भी है, MA हिस्ट्री ऑनर्स इग्नू से, मेरा LLM BA मेवाड़ यूनिवर्सिटी से, और मैं साथ ही साथ दोस्तों गेट क्वालिफाई हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद करंट में मैं दिल्ली में एडवोकेट भी हूँ। और BPSC JPSC से रिलेटेड जो भी खास करके BPSC का एग्जाम दोस्तों आने वाला है, तो मैंने 4 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू फेस किया है, तो इसका भी काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस रहा है। तो अब दोस्तों जैसे राष्ट्रवाद हम लोग जो शुरू किए थे, तो राष्ट्रवाद में दोस्तों हम लोग आप देखो कि राष्ट्रवाद के दौरान हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था, राष्ट्रवाद के दौरान दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे कांग्रेस की स्थापना। हालांकि पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ, भारत क्या है। तो पहला वीडियो में थोड़ा डिस्कस किए थे, एक लाइन में राष्ट्रवाद का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, आपस में यूनिटी था। और जब आपस में यूनिटी होगा तभी तो आप अंग्रेज को यहाँ से भगा पाओगे। तो राष्ट्रवाद आखिर कब आया? तो राष्ट्रवाद 1885 के बाद से इसका विकास होता है, क्योंकि पहले अगर हमारे पास राष्ट्रवाद होता तो अंग्रेज हमें गुलाम नहीं बना पाते। तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के स्थापना के बाद हम बताए थे बंगाल का विभाजन। क्यों? क्योंकि आप दोस्तों देख लो कि कांग्रेस के स्थापना और बंगाल विभाजन के बीच में लगभग कितने साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। 20 साल का अंतर है। तो कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में और 1905 में बंगाल विभाजन, मतलब 20 साल में हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था। हम बताए थे कि जैसे जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे WC बनर्जी, उसके बाद जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब बदरुद्दीन, उसके बाद आप देख लोगे कि जैसे मान ले सुरेंद्र नाथ, फिर आनंद मोहन, बहुत सारे नेता वगैरह, फिर लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और आपका
बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ अरविंदो घोष। तो बहुत सारे नेता थे जो इस समय मध्य वर्ग बोल लीजिए या फिर इंटेलेक्चुअल वर्ग बोल लीजिए, बाहर से जो पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों ने राष्ट्रवाद का विकास किया। तो अंग्रेज को डर हो गया कि भाई राष्ट्रवाद अगर आएगा तो हमारा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तो जानबूझ के बंगाल विभाजन किया धर्म के नाम पे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि बंगाल जो विभाजन किया गया था, तो हम बताए थे कि बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों, आप यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया गया था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल हिंदू के लिए और पूर्वी बंगाल मुस्लिम के लिए। तो बंगाल विभाजन जानबूझ के किया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बीज, दुश्मनी का बीज बोया जाए, ताकि राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए और हमारा जो साम्राज्यवाद को दीर्घजीवी बनाया जाए। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में आ गया कि अंग्रेज जो हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, फूट डालो और शासन कर रहे हैं, इसलिए ना इन लोगों ने जानबूझ के क्या किया, यहाँ पर बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन ही 1905 में शुरू कर दिया। आप देखो कि स्वदेशी आंदोलन ही 2005 में आया। सारे के सारे बुद्धिजीवी वर्ग, भारत के लोग अंग्रेज को विरोध करने लगे कि हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, आप बंगाल को विभाजित नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया तो इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग 1906 में क्यों बना, तो इसके पीछे भी अंग्रेज की मंशा है। उसको लग गया अंग्रेज को कि भाई स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से फिर से राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, तो अंग्रेज जानबूझ के मुसलमानों के द्वारा एक अलग से पार्टी का निर्माण करवा दिया, मुस्लिम लीग। और अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, अगर आपको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, भारत में आपका भी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अलग से राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहानी चलते आ रहा है। फिर अंग्रेज यहाँ पर देखो कि सूरत का विभाजन के पीछे का लॉजिक भी देखोगे, आपस में क्या हुआ था। कांग्रेस में दो दल थे, एक को बोले गया नरम दल जो लिबरल थे, एक था गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट थे। नरम दल वाला हमेशा अपना बात अहिंसापूर्ण शांतिपूर्ण मनवाना चाह रहे थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अहिंसात्मक माध्यम है कि आप अपना बात को एक शांतिपूर्ण तरीके से मंगवाओगे। जबकि यहाँ पर जो गरम दल के लोग थे, गरम दल हमेशा अंग्रेज के विरोध में रहते थे। उन लोग भिक्षावृत्ति को नहीं मानते थे। उन लोग बोलते थे हमें अंग्रेजों से हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्रांति करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि गरम दल और नरम दल में आप यहाँ पर देखोगे कि बंगाल तक ही, आप जैसे हम बोले कि स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो हम दोस्तों डिस्कस किए कि स्वदेशी आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ। तो भारतीय लोग नहीं चाहते थे बंगाल का दो भाग बटे, तो उन लोग चाहते थे कि बंगाल विभाजन से हम सहमत नहीं है, इसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। लेकिन जो नरम दल के लोग, गरम दल के लोग थे, यहाँ पर जिसको बोलते हैं लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीन नेता ऐसे थे जो बोल रहे थे हम स्वदेशी आंदोलन को पूरा भारत में फैलाना चाहते हैं, हमें पूरा भारत में स्वदेशी आंदोलन चाहिए। जबकि जो नरम दल के लोग थे, जैसे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग चाहते थे नहीं, हम लोग बस बंगाल तक इसको सीमित करते हैं, अभी पूरा विश्व, भारत में पूरा पान इंडिया करने का आवश्यकता नहीं। इसी बात में दोनों के बीच में विवाद हुआ और आप देखो कि 1907 में कांग्रेस दो भाग में बट गया, गरम दल में और नरम दल में। फिर आगे के काल में दोस्तों हम लोग देखोगे, जैसे यहाँ पर अभी ये तो अलग पॉइंट है खुदीराम बोस की, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मार्लो मिंटो अधिनियम का मेन उद्देश्य था यहाँ से मुस्लिम के लिए एक अलग से, आप देखोगे मुस्लिम लीग जो पार्टी बना, तो ये पार्टी का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मुस्लिम लीग जब किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके लिए अगर कोई सीट आरक्षित हो, मान ले यहाँ पर एक सीट है ए, ये आरक्षित हो, तो इस आरक्षित सीट में केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे, कोई और वर्ग मतदान नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचन मंडल जो हिंदू और मुस्लिम में कहीं ना कहीं दुश्मनी का बीज बोया, जो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि जो भारत का विभाजन का कारण था मार्लो मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी,
इसी वजह से मुस्लिम लोग आगे चल के पाकिस्तान की मांग किए। और यही दोस्तों देखोगे, यही पृथक निर्वाचन मंडल आप देखो कि गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल देते हैं। आप देखो कि दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल गोलमेज सम्मेलन में जब पास होता है तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इसी बात का विवाद हो जाता है। गांधी जी बोलते हैं कि भाई पृथक निर्वाचन मंडल ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में जिस प्रकार से बीज बोया गया है, दुश्मनी बोया गया, कहीं ना कहीं स्वर्ण और दलित के बीच में, उच्च जाति और नीच जाति के बीच में भी कहीं ना कहीं विवाद का कारण बनेगा फ्यूचर में। इसीलिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दीजिए और संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान रखिए, और इसके बदले में आप अलग से आप सीट को रिजर्व कर लीजिए। और लेकिन वहां पर रिजर्व जो सीट होगा उसमें सिर्फ दलित नहीं, सभी वर्ग के लोग मतदान करेंगे। मतलब संयुक्त मतदान था, वो बोल सकते हो, ज्वाइंट इलेक्ट्रोलेट आप बोल सकते हो। तो इसी का दोस्तों आगे का चरण है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे में दोस्तों हम लोग यहाँ तक कहानी देखे थे, तो थोड़ा आगे हम स्लाइड को करते हैं। जैसे इस कहानी को हम लोग आप देखना चाहोगे, जैसे हम लोग पहला वीडियो में बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और जब हम लोग एक हो जाएंगे तो अंग्रेज को भी यहाँ से भगा देंगे, अंग्रेज को भी खदेड़ देंगे। तो इसीलिए राष्ट्रवाद जरूरी था। तो 1985 में राष्ट्रवाद का शुरुआत जैसे हम पढ़े थे, इसके पहले तो था नहीं, वरना हम लोग अंग्रेज का गुलाम तो बनते नहीं। तो राष्ट्रवाद हम लोग पहला वीडियो में डिस्कस किए डीपली में, तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा वीडियो में भी डिस्कस किए थे एक कहानी। जैसे देखो दोस्तों, कांग्रेस का स्थापना होता है तो पहले कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो ये सब चीज तो डिस्कस कर चुके थे दोस्तों हम लोग पहले वीडियो में, तो इसको तो आवश्यकता है नहीं डिस्कस करने का। बंगाल विभाजन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था। अंग्रेज को लगा कि भाई राष्ट्रवाद मजबूत होगा तो हमारा साम्राज्य दीर्घजीवी नहीं बनेगा और हम लोग को यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना पड़ेगा। तो इसलिए जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिए। लेकिन भाई राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था, भारत के लोग अंग्रेज की मंशा को समझ चुके थे। उनको पता था कि अंग्रेज हमारे साथ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है, फूट डालो शासन कर रहा है। इसीलिए इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया और बोला भाई हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, हमें संयुक्त बंगाल चाहिए। तो बाद के कालों में देखोगे दोस्तों कि जब जनता दरबार होता है, जब जॉर्ज आता है, तो जॉर्ज पंचम के समय में देखो कि 1911 में कलकत्ता से राजधानी दोस्तों कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दिल्ली। अब सवाल है कि भाई अंग्रेज अपना राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट क्यों कर लिए 1911 में? तो इसके पीछे लॉजिक समझिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कलकत्ता में राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका है। क्योंकि पहला हम क्या बोले, अंग्रेज सबसे पहले बंगाल को जीते पलासी और बक्सर के बाद, और बंगाल में अपना व्यापार स्थापित किए, अपना किला बंदी किए, किला बनवाए, और कहीं ना कहीं एजुकेशन का गढ़ बन गया था बंगाल। तो एजुकेशन के गढ़ बनने के कारण वहाँ राष्ट्रवाद पनप गया था। तो अंग्रेज को पता था कि यहाँ राष्ट्रवाद बहुत मजबूत हो चुका और यहाँ हमारे लिए राजधानी रखना ठीक नहीं है, हमारे शासन प्रशासन के लिए खतरा है, गवर्नर जनरल को खतरा है। तो जानबूझ के बंगाल से अपना राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में उस समय उस तरह का उतना राष्ट्रवाद मजबूत नहीं था। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो सारा बंगाल विभाजन का कहानी हम लोग देख ही लिए हैं। और लॉर्ड कर्जन दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में, उस समय का गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन थे, ये बहुत ही कट्टरवादी था और कहीं ना कहीं इसी के दिमाग में था कि भाई भारत के अंदर राष्ट्रवाद को तोड़ा जाए। तो आप देख सकते हो। अब स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, तो भाई बंगाल विभाजन के कारण हुआ। स्वदेशी आंदोलन में क्या मांग था, तो भाई हम लोग सब अपना स्वदेश निर्मित वस्तु का यूज करना, जैसे भारत में निर्मित पोशाक पहनना, भारत का वस्तु का प्रयोग करना, भारत का स्कूल कॉलेज का यूज करना, अंग्रेजों का स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, अंग्रेजों का वस्त्र का बहिष्कार करना, अंग्रेजों के जितने भी शासन प्रशासन में जो कर्मचारी लोग थे उसका बहिष्कार करना। तो स्वदेशी आंदोलन जानबूझ के इन लोगों ने चलाया ताकि अंग्रेज पर दबाव पड़े और जो बंगाल को विभाजन किया उसको वापस ले सके। तो दोस्तों देख सकते हो बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसका कहानी आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हो। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का लॉजिक बता दिए भाई, उसको पता था कि भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम को भाई मन में कहीं ना कहीं हिंदू के प्रति नफरत फैलाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवाया अंग्रेजों ने। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है दोस्तों। ये सब कहानी तो आप कंटिन्यू है, आप देख सकते हो। आगा खान और सलीमुल्लाह जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि एक एक बिंदु पे बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर बाद में इसको डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कांग्रेस का विभाजन सूरत में बता दिए कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था, क्योंकि नरम दल चाहता था कि सिर्फ स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता तक सीमित रहे,
जबकि गर्म जंग चलते थे नहीं, पूरा का पूरा भारत में हमारा होना चाहिए अंग्रेजों के विरुद्ध में। इसी बीच के दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो जिसके कारण आपस में कांग्रेस बट गया। हालांकि बाद में देखो कि इन लोग को बाद में 1917 के आसपास दोनों के बीच में समझौता होता, आप आगे पढ़ोगे लखनऊ में आपस में कांग्रेस फिर से मिल जाता 1917 में आते आते। अभी फिलहाल 10 साल का वक्त है, 1907 में विभाजन हुआ है, बाद में 10 साल के बाद दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा लखनऊ में और आपस में मिलेंगे ये लोग। ये देखो दोस्तों, आप देखो कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म हम बताए थे कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी अंग्रेज इसलिए लाया था क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन दे, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी है उसको खत्म हो। और ये जो दिल्ली दरबार दोस्तों, इसलिए उस समय देखो कि अंग्रेज आए थे जॉर्ज पंचम के समय में यहाँ पर, जो इसी समय में दिल्ली हमारा जो कलकत्ता राजधानी था, पहले भारत का राजधानी कलकत्ता था, तो शिफ्ट होकर 1900 में दिल्ली चला गया था। और दिल्ली जाने के पीछे का लॉजिक यही था, उसको पता था कि कलकत्ता में राष्ट्रवाद पनप चुका है, यहाँ भाई अंग्रेज को खतरा, इसलिए अपना राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करवा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर विश्व युद्ध का कहानी आता है, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय आंदोलन कहानी के माध्यम से समझना चाह रहे हैं, तो हम पहले कहानी का सीरीज शुरू करेंगे, कम से कम 5-6 वीडियो में कहानी बताएंगे, फिर एक एक बिंदु पे एक एक टॉपिक पे डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, आप देखोगे कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों देखोगे आप यहाँ पे कि अंग्रेज क्या थे, आप देखोगे कि यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक अलाइड और एक सेंट्रल। इसको मित्र राष्ट्र बोलोगे दोस्तों, कि एक है मित्र राष्ट्र, आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक है मित्र राष्ट्र और एक है केंद्रीय पावर, केंद्रीय शक्ति बोल लो। तो आप देखो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया एक साइड है। कौन कौन दोस्तों, ब्रिटेन मतलब अंग्रेज है और फ्रांस है और रूस एक ग्रुप में है। और इधर देखो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये सब एक ग्रुप में था। तुर्की को नाम बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप तुर्की का भी यूज होगा। अभी खिलाफत आंदोलन का एक लिंक प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि हम ये टॉपिक क्यों लाए, किन्हीं स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर बीच में आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते पढ़ाते भाई ये विश्व युद्ध कहाँ से आ गया। तो विश्व युद्ध इसलिए आ गया क्योंकि एक यहाँ पर आंदोलन है तुर्की, आप देखो तुर्की का बहुत बड़ा रोल है, और तुर्की का लिंक बनेगा भारत का खिलाफत आंदोलन से। अब देखो दोस्तों हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध आते आते आप देखो कि जर्मनी बहुत मजबूत ताकत था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की मिल के दोस्तों अंग्रेजों पे अटैक कर दिए थे। तो एक गुट में था ब्रिटेन, जिसको बोलेंगे अंग्रेज, फ्रांस और रूस, और एक ग्रुप में था दोस्तों आप देख सकते हो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। अब हुआ क्या कि अंग्रेज यहाँ कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अंग्रेज का हमेशा मंशा होता था ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य विस्तार करना। जैसे अंग्रेज क्या किया, भारत को गुलाम बनाया, श्रीलंका को बनाया, चीन को बनाया। उसी प्रकार जर्मनी में भी देखो कि जर्मनी फ्रांस के इलाकों को जीत रहा है, जर्मनी आप देखो अफ्रीका के इलाकों में जा रहा है, जर्मनी का भी विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है बाकी देशों में। तो साम्राज्य को लेकर झगड़ा हो गया। अंग्रेज को लगा कि जिस प्रकार हम पूरा विश्व में अपना साम्राज्य विस्तार किए हैं, जर्मनी भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है, तो दोनों में आपस में विवाद हो गया साम्राज्य विस्तार को लेके। तो साम्राज्य विस्तार को लेकर जब विवाद हो गया, तो आप देखो कि जर्मनी ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा। जर्मनी तुर्की के साथ मिलकर अटैक कर दिया, किस पे, ब्रिटेन पे। अब अंग्रेज को लगा कि हम लोग हारने वाले हैं, तो अंग्रेज जहां जहां गुलाम, जिसको जिसको गुलाम बनाया था, अंग्रेज मान ले भारत को गुलाम बनाया, श्रीलंका को, बर्मा को, चीन को, जिसको जिसको अंग्रेज गुलाम बनाया, तो अंग्रेज बोला देखो भाई, हम अगर हमारा जर्मनी से युद्ध चल रहा, आप हमारा समर्थन करो। मतलब कहीं ना कहीं भारतीयों से इनका डिमांड था, कि भारतीयों से कहना चाह रहे थे। आप देखोगे भारत के लोग से, आप देखो कि भारत के लोग हो गए, चाहे फिर आप देख लोगे कि भारत के लोग, भारत के साथ मान लें यहाँ पर बर्मा है, मान लें यहाँ पर बर्मा है, यहाँ पर आपका मान लें नेपाल है, भूटान है, फिर चीन है, बाकी यहाँ पर श्रीलंका है। तो सभी देशों से कहीं ना कहीं अंग्रेज बोले भाई देखो मैं अभी लड़ रहा हूँ जर्मनी से, आप लोग मेरा समर्थन करो। तो आप देखो कि भारत 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में
स्वराज की मांग आप देखो कि दादा भाई नेहरू सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वराज कहने का मतलब अपना राज। एक तरफ से मान ले दोस्तों, कहानी के फॉर्म में समझिए कि भारत अपने आप को भाई अब राष्ट्रवाद आ चुका था, भारत को समझ में आ गया था कि अंग्रेज हमें गुलाम बना लिए, तो भारत के दिमाग में था भाई हमें आज़ादी चाहिए। तो भारत वाले ने और अंग्रेजों के बीच में आप यहां देखोगे, मान लें यहां पर इंडियन और प्लस अंग्रेज, ये दोनों के बीच में दोस्तों समझौता हुआ। और इस समय दोस्तों देखो कि लगभग 9 जनवरी 1915 तक गांधी जी भी आ चुके होते हैं। आप देखो कि गांधी जी भी आ चुके होते हैं इंडिया में 9 जनवरी 1915 तक, और इस समय तक प्रथम विश्व युद्ध चरम पे पहुंच जाता है। तो अंग्रेजों ने भारतीय से कहा कि देखो भाई हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और हम जर्मनी से लड़ रहे हैं, जर्मनी के साथ तुर्की वगैरह है, और उधर से आप देखो कि मजबूत पार्टी हंगरी भी है, प्रसा उस समय भी आप देखो कि ऑस्ट्रिया और प्रसा एक साथ था। तो बोला कि भाई हमें इससे क्या करना है, जीतना है। तो भारतीयों को बोला आप हमारा समर्थन करिए, अगर आप हमारा समर्थन करिएगा तो हम आपको स्वराज देंगे। समझने वाली भाषा में ऐसे समझिए कि अंग्रेज बोला देखो मैं लड़ रहा हूँ, मतलब जर्मनी से लड़ रहा हूँ, आप लोग अगर हमारे भारतीय अगर समर्थन करिएगा, भारत के साथ प्रोमिस किया था, चीन के साथ प्रोमिस किया था, श्रीलंका वगैरह के साथ, कि आप लोग अगर हमारा समर्थन करिएगा तो हम बाद में आपको स्वराज दे देंगे, मतलब एक तरह से आज़ादी दे देंगे। तो अंग्रेज जब इस तरह का प्रोमिस किए तो भारत को उत्साह आया कि चलो भाई अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, हमें अगर स्वराज टाइप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भारतीय लोगों ने तैयार हो गए, ठीक है मैं प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इंडिया में 2 गुट था, एक तो हिंदू गुट और एक मुस्लिम गुट। अब यहाँ सवाल उठा कि सर यहाँ मुस्लिम गुट कहाँ से आ गया, तो आपको पहले पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका है और 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म आ गया है, तो मुस्लिम का एक अलग से प्रतिनिधित्व चल रहा था। तो यहाँ पर अंग्रेज को दोनों को खुश करना पड़ेगा, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। तो हिंदू तो सारा रेडी थे कि ठीक है भाई हम तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम कहा कि भाई देखो अंग्रेज हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, आप तो चलो ठीक है मैं स्वराज दोगे, यहाँ से आप चले जाओगे, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप जो जर्मनी से लड़ रहे हो और जर्मनी के साथ जो तुर्की से लड़ रहे हो, तो तुर्की का जो खलीफा वो हमारा धर्म गुरु है। आप दोस्तों देखोगे कि जैसे सल्लल्लाहु मोहम्मद पैगंबर आप देखोगे, और उनके बाद जितने भी खलीफा हुए, जैसे 4 गो खलीफा आप जानते हो, अबू बकर, अली, उस्मान, उमर, उसके बाद के जो आप देखोगे खलीफा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो खलीफा के प्रति कहीं ना कहीं इनका सम्मान है। तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा धर्म गुरु होते, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि धर्म गुरु को कोई क्षति हो। तो अंग्रेज को बोले देखो भाई तुर्की का जो हमारा खलीफा है उनको आप किसी प्रकार का गिरफ्तारी नहीं, मतलब आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, तुर्की को तोड़ोगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको जिसको हराया तो उसको बंदी बना लिए थे अंग्रेज लोग, और उस पर बहुत ज़्यादा कंपनसेशन हर्जाना मांग रहे थे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के कारण मुझे इतना लॉस हुआ। तो मुस्लिम का कहना था कि तुर्की से किसी प्रकार का बंदी नहीं होगा, तुर्की के खलीफा को बंदी नहीं बनाया जाएगा, उसे किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति नहीं लिया जाएगा और तुर्की को तोड़ा नहीं जाएगा। तो अंग्रेज बोले कि ठीक है मुझे मंजूर है, मुस्लिम के साथ प्रोमिस किए और भारत के साथ भी प्रोमिस किए, ठीक है तुम आप लोग को स्वराज देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप हमारा समर्थन करिए। तो आप यहाँ पर देखो कि भारत लोग पुरजोर समर्थन किए अंग्रेज को। आप देखो कि गांधी जी भी आए, तो बहुत सारे गांधी जी भी जितने भी नवयुवक हैं उनको आज़ादी में क्या किए कि पार्टिसिपेट करवाए। तो आप देखोगे कैसरे हिंद की उपाधि, आप देखोगे कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज देते हैं कि इनको, गांधी जी को, और नाइटहुड को उपाधि देते हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर को। क्यों? क्योंकि जितने भी भारतीय युवा थे सभी युवा को सेना में शामिल करवाने में योगदान रहा था किनका, गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर का। तो अंग्रेज गांधी जी से और रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित हुए, बोले कि बहुत बढ़िया कि आप लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, और भारतीय अगर हमारा समर्थन करेगा तो हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे और हम जर्मनी और तुर्की को हरा देंगे। तो इस वजह से गांधी जी भी पूरा समर्थन किए, और रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके वजह से इनको कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया और नाइटहुड की उपाधि दिया गया दोस्तों, किनको, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। अब हुआ क्या, अब आया अंग्रेज की बारी। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में, आप देखो कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में होता है।
1914 से लेके 1918 लगभग 4 साल चलता प्रथम विश्व युद्ध। जब भारत यहाँ पर आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होता है तो अंग्रेज का बारी था कि भाई चलो क्या किया जाए। तो अंग्रेज का यहाँ प्रोमिस फुलफिल करना था, अंग्रेज को प्रोमिस फुलफिल करना था कि भाई आप मुझे आज़ाद करिए, आप कहने का मतलब मुझे स्वराज दीजिए। लेकिन अंग्रेज बोले कि भाई तुम लोग के अंदर अभी उस मैच्योरिटी लेवल नहीं है, तुम लोग को अगर हम स्वराज दे देंगे तो तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, तुम लोग का ज्ञान नहीं है, शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, न्यायपालिका कार्यपालिका में कैसा क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, स्वतंत्रता समानता, तुम लोग का आइडिया नहीं है, तुम लोग देश को नहीं चला पाओगे, इसलिए तुमको हम स्वराज नहीं देंगे। अंग्रेज डायरेक्ट मना कर दिया। तो पहला अपना प्रोमिस को क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पहले तो धोखा अंग्रेज दिया यहाँ पर। दूसरा खलीफा को क्या किया, जो मुस्लिम से समझौता किया था, खलीफा को भी बंदी बना लिया और तुर्की को तोड़ दिया, कुछ भाग फ्रांस ले लिया, कुछ भाग ब्रिटेन ले लिया। आप देखो वही तुर्की बाद में उसी के इलाके से अलग चल के बाद में आप देखो जो ओटोमन एम्पायर होता उसी का एक पार्ट होता जो भी इजराइल। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो छोटा सा पार्ट है ओटोमन तुर्की साम्राज्य का ही अंग होता है। तो अलग अलग भागों में बांट दिया। तो इस वजह से भारतीय मुसलमान को भी लगा कि भाई अंग्रेज तो मेरे साथ छल किए, कपट किए, धोखा दिए, तो दिमाग में आ गया। तो आप देखो कि दो गलत चीज हुआ, एक तो भाई भारतीयों को आपने स्वराज नहीं दिया और मुसलमानों से जो वादा किया था खलीफा के साथ कुछ नहीं होगा वो भी आपने गलत किया। तो आप कहानी से देख सकते हो कि अंग्रेजों ने क्या किया। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो 4 साल युद्ध चला तो जितने भी युवा, किसान, मजदूर सारे प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, सारे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। इस वजह से भारत में उत्पादन कम हुआ, खेती कम हुआ क्योंकि किसान युद्ध में है, उत्पादन कम हुआ क्योंकि मजदूर भी युद्ध में है, सारे युवा लोग भी युद्ध में है। तो भारत में उत्पादन कम हुआ और उत्पादन कम होने के कारण देखोगे दोस्तों न तो खेती ठीक से हुआ, नहीं कंज्यूमेबल गुड ज्यादा उत्पादन हो पाया। इसीलिए भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गया, बेरोजगारी भी बढ़ गया, गरीबी। तो आप देखो कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा बढ़ गया। और अंग्रेज ने तो महंगाई को दूर करने का कोई प्रयत्न किए, ना ही गरीबी को कोई मिटाने का प्रयत्न किए, और ना ही दोस्तों आप देख सकते हो कि भूखमरी टाइप आ गया था। तो बताओ इस तरह से जितने भारतीय लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्षुब्ध महसूस करे, तो उनको लगा उनके साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, अंग्रेज के प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मक मानसिकता पहुंच गया। इसी वजह से देखोगे दोस्तों कि 1918 के बाद आप देखोगे तो क्रांतिकारी चरण का शुरुआत होता, और जितने भी युवा जिनके मन में ग्लानि फील हो रहा था अंग्रेज को मारना शुरू कर दिए। कहीं थाना हो या पुलिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जहां भी अंग्रेज अधिकारी को देखते थे कत्ल कर देते थे, जहां भी अंग्रेज को देखते थे मारना चालू कर देते थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या आप खुद समझो। आप जब भारतीय से प्रोमिस करोगे भाई ठीक है प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा समर्थन दो, हम तुम्हें स्वराज देंगे, हम तुम्हें आजाद करेंगे, हम तुर्की खलीफा के साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रथम विश्व जीत जाते हैं तो प्रोमिस फुलफिल करने के बजाय आप उन लोग क्या करते हैं, धोखा दे देते हो। तो इससे क्या होगा, भारतीय लोग के मन में कहीं ना कहीं ग्लानि होगा, युद्ध होगा, गुस्सा आएगा, आक्रोश आएगा, विद्रोह करने की भावना आएगा, क्रांतिकारी करने की भावना आएगा। तो इसी वजह से आप देखोगे कि 1918 के बाद लगातार अंग्रेजों पर अटैक होने लगा। तो अंग्रेज डर गए दोस्तों। अंग्रेज को लगा भाई सारा का सारा जो आप देखोगे इस चरण में सारा का सारा भारतीय अंग्रेज को मार रहे हैं, तो अंग्रेज डर के कारण एक नया कानून बना के ले आते हैं। इसीलिए इसी दौरान से आप देखोगे ये जो वर्ल्ड वॉर का घटना आप देख सकते हो, तो इसी समय अंग्रेज एक कानून लाते हैं, उसका नाम है रॉलेट एक्ट। अब सवाल उठेगा कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, तो ऑलरेडी हम कहानी में बताया रॉलेट एक्ट इसलिए लाया क्योंकि जितने भी भारतीय थे, युवा, किसान, मजदूर, और जो खास करके गरम दल के नेता, क्रांतिकारी नेता, अंग्रेज को क्या कर रहे थे, हत्या कर दे रहे थे, डायरेक्ट मार दे रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई एक तो उन्होंने 4 साल तक अंग्रेजों के लिए लड़ा और उसके बदले में उनको क्या मिला, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, जबकि मिलना चाहिए था स्वराज। तो कहीं ना कहीं इस वजह से अंग्रेज अधिकारी को हत्या करने लगे। तो अंग्रेज डर गए, एक कानून लाया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून का नाम दिया था। काला कानून इसलिए नाम दिया था क्योंकि इसमें न तो दलील, न तो वकील और न तो अपील, बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के, ऐसे समझिए।
जहां भी अंग्रेज किसी भी भारतीयों को देख लेता, अगर उसको शक लगता, दो तीन, अगर दो तीन के ग्रुप में, या तो दो के ग्रुप में, या तो तीन के ग्रुप में, या तो चार के ग्रुप में भारतीय कहीं भी मिल जाते तो अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे। अंग्रेज को डर लगता था कहीं इन लोग ग्रुप बना के अंग्रेज को हत्या न कर दे, क्योंकि अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। इस समय अंग्रेज बहुत डरे हुए थे, क्योंकि भारतीय का जो प्रोमिस था उन्होंने फुलफिल नहीं किया था, इसलिए भारतीय लोग लगातार अंग्रेज पे अटैक कर रहे थे, तो अंग्रेज डरे हुए थे। तो इसीलिए जहां भी ग्रुप में देखते थे भारतीयों को, लोग डायरेक्ट पकड़ लेते थे, तो दलील नहीं सुनता था। मतलब किसी को पकड़ लिए तो हम जैसे बोलते हैं आज ना कि भाई आपके पास सर्च वारंट है या फिर अरेस्ट वारंट है, आप किस अधिकार से मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दलील। तो वहां पर कोई दलील नहीं चलता, वहां अंग्रेज बोलता भाई आपका कोई दलील नहीं चलेगा, डायरेक्ट गिरफ्तार हो तो आप गिरफ्तार हो, यहाँ कोई दलील आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार का दलील नहीं चलेगा। वकील, मान लो अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया तो बोलेगा मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ, अपने वकील से, कि आप किस कानून के तहत गिरफ्तार किया। बोला कोई वकील नहीं आपका चलेगा। अगर मान ले आपको पकड़ लिया, कोई थाना में ले गया, मजिस्ट्रेट के पास ले गया, तो आप ऊपर हायर अथॉरिटी को अपील नहीं कर सकते। आज कैसे अपील होता है, जैसे मान ले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है तो आप हाई कोर्ट में अपील करो, हाई कोर्ट का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट में। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील होता था, इंग्लैंड तक अपील होता था, लेकिन किसी प्रकार का अपील का प्रावधान नहीं था। तो इसीलिए गांधी जिसको काला कानून बोला, भाई ऐसा कानून हो तो कानून के तहत कम से कम उसको अधिकार तो होना चाहिए कि भाई किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो, उसको वकील हायर करने का अथॉरिटी होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, अपील करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, काला कानून। अब सवाल है कि रॉलेट एक्ट क्यों आया, ये भी बता दिए रॉलेट एक्ट क्यों आया, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस किए कि भाई अंग्रेजों को डर हो गया था। अब रॉलेट एक्ट जब आया दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट काला कानून है तो विरोध तो होगा ही। गांधी जी भी इसका विरोध किए थे, गांधी जी को भी गिरफ्तार करके, मतलब बंदी करके वहां से उठवा लिया गया था। और सबसे ज्यादा इसका विरोध दोस्तों, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था अमृतसर में, इसका विरोध हुआ। तो आप देखो कि जब रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी विरोध किए, गांधी जी को भी गिरफ्तार करवा दिया गया था। उसके बाद पंजाब में आप देखो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल एक चिकित्सक भी थे और राजनेता थे, क्रांतिकारी थे। और आप देखो कि सैफुद्दीन किचलू एक बैरिस्टर थे, वकील थे। तो दोस्तों ये दोनों बहुत हायर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। बोला भाई आप ये रॉलेट एक्ट लाए सही नहीं है, आप भारतीय के साथ गलत कर रहे हो। एक तो आपने प्रोमिस किया था कि आज़ादी के बाद आपको स्वराज देंगे, खलीफा के साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और आप लोगों ने फुलफिल भी नहीं किया। ऊपर से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई भी इतना है, और आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया जनता के प्रति। तो जनता तो आक्रोश में आके अंग्रेज के साथ भाई हत्या तो करेगा ही, हिंसा तो करेगा ही, तो ऑब्वियसली होना है, इसका रिजल्ट तो होगा ही। और आप जो फिर से रॉलेट एक्ट ले आए, तो इस तरह का कानून तो सही नहीं है ना। तो इस तरह का कानून सही नहीं होने के कारण सैफुद्दीन वगैरह विद्रोह कर दिए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो इन लोग को भी गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज। अब बताइए, जब दो महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दोनों पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया, तो पंजाब के लोग बताओ इनका विरोध होगा कि नहीं होगा। तो पंजाब के लोगों में दोस्तों विरोध की भावना जग गई कि भाई हमारे इतने महत्वपूर्ण नेता, एक तरह से समझिए कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, समझिए कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल टाइप फेमस थे पंजाब में। और वहां के लोगों को लगा भाई हमारे इतना महत्वपूर्ण नेता को आप गिरफ्तार कर लिए हो, जबकि एक डॉक्टर, एक बैरिस्टर है और हाई इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो इस वजह से वहां के लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को जलियांवाला एक जगह है, उसका एक गार्डन है, उसी बाग में इकट्ठा हुए कि भाई आपने जो किया गलत किया, अंग्रेज जो भी किया गलत किया। क्योंकि एक तो आपने जो प्रोमिस किया कि आज़ादी के बाद आप लोग को हम लोग स्वराज देंगे, खलीफा के साथ कुछ नहीं करेंगे, आपने उसका नहीं दिया। महंगाई, भूखमरी, गरीबी बढ़ा, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं किया। और इसके विरोध में जब भारतीय के नवयुवा क्रांतिकारी जब विद्रोह और आक्रमण करना शुरू किए, तो आप लोग रॉलेट एक्ट लाके फिर से हमारे भारतीयों को गिरफ्तार कर रहे हो, उनको बंदी बना रहे हो, तो आप तो हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हो। तो इसी के विरोध में लोग जलियांवाला में इकट्ठा हुए कि भाई जो भी हो रहा गलत हो रहा। अब जलियांवाला उस समय बैसाख का पूर्णिमा था, तो एक उत्सव भी होता था, एक पर्व और त्योहार जैसे होता है, तो बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि पर्व त्योहार था, उत्सव था। तो सारे लोग बैसाख पूर्णिमा में इकट्ठा हुए थे, और साथ ही साथ उन लोग विद्रोह भी करना चाह रहे थे कि भाई हमारे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो इसी में जब गिरफ्तार किया तो पता, अंग्रेज तो पहले से ही डरे हुए थे। अंग्रेज को लगा भाई जब 2-4 आदमी एक ग्रुप में थे, तब तो अंग्रेज का कत्लेआम कर रहे थे और मर्डर कर रहे थे।
भाई एक साथ इतना जलियांवाला बाग हत्याकांड में आखिर भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से विद्रोह होगा। अंग्रेज को भी डर समा गया, अंग्रेज को पता था कि हम लोग गलत कर रहे हैं, और उनको पता था कि अगर पंजाब के एक साथ आदमी जो जलियांवाला है अगर एक साथ आक्रमण कर दे तो उनका क्या हो जाएगा, अंग्रेज को यहाँ से बोरिया बिस्तरा पंजाब से लेकर भागना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर समा गया। अब डर समाने के बाद में आप देखोगे दोस्तों कि जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को आदेश दे दिया कि भाई क्या करना है, आपको कर्फ्यू ऑपरेट करना है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को आप हिंसात्मक घटना करने से रोकिए। लेकिन आप देखो कि जनरल आर डायर क्या करता है कि पूरा का पूरा अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। आप देखो कि इस अंधाधुंध फायर में आप देखोगे जलियांवाला बाग में कि लगभग एक बहुत बड़ा कुआं होता, उस कुआं में लगभग 1000-2000 से ज्यादा आदमी अपने जान बचाने के लिए कूद जाते हैं। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर थोड़ा सा देखना चाहोगे दोस्तों तो एक्चुअली होता है क्या कि एक ऐसे दीवार होता है, लगभग 10 से 15 फीट का दीवार ऊंचा होता है, एक ही रास्ता होता है, इसके अंदर से जाके सारे लोग बैठे होते हैं, बीच में कुआं होता है। तो आप देखोगे दोस्तों अंग्रेज यहां से फायरिंग करवाते हैं। आप देखो कि इसके अंदर चारों तरफ से 15 से 20 फीट का दीवार है, अंदर में कुआं है। तो दोस्तों 15-20 फीट फाड़ना मुश्किल था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग था ये चारों तरफ से घिरा हुआ था दीवार से, तो लोग कूद के बाहर नहीं जा सकते थे। तो गोली जब अंधाधुंध फायरिंग होता तो बहुत लोग कुआं में कूद जाते अपने जान बचाने के लिए। तो लगभग इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते। ऑफिशियल बोला जाता है कि 379 लोग के आसपास, लगभग 380-400 के आसपास लोग मरते हैं। लेकिन अनऑफिशियली देखो कि 2000 से ज्यादा लोग मरते हैं दोस्तों, 2000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आप देख सकते हो कि इसी वजह से भारतीय लोग नाराज हो जाते हैं, गांधी जी भी नाराज हो जाते हैं, और गांधी जी बोलते भाई आपने बहुत बड़ा गलती किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का उपाधि और महात्मा गांधी कैसरे हिंद का उपाधि लौटाते हैं, और इन लोग मांग करते हैं कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने जो किया गलत किया, इसके लिए आप हंटर रिपोर्ट, एक कमीशन बनता है जिसमें जांच पड़ताल होता है कि भाई जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर कहीं ना कहीं भारतीय के साथ गलत किया है। और रॉलेट एक्ट को तो लाया ही, और साथ में जो गोलीबारी किया अंधाधुंध 10 से 15 राउंड 20 राउंड कितने राउंड गोलीबारी हुआ और कितने लोग मरे, कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो इसके लिए कमीशन बैठाया गया था, हंटर रिपोर्ट। तो आप देखोगे हंटर रिपोर्ट में भी जो आता है कहीं ना कहीं भारत के फेवर में नहीं आता, अंग्रेज के फेवर में चला जाता है कि जो भी जनरल आर डायर ने किया सही किया है, इसमें गोली चलाने वाले का गलती नहीं, इसमें भारतीयों का ही गलती है। तो दोस्तों ये कहानी हम लोग देखें, और इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप कहानी जारी रहेगा, आगे वाले स्टोरी में हम बताएंगे कि भाई असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ आगे, और स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों हुई, जब ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी था, ऑलरेडी जब मुस्लिम लीग था, तो फिर स्वराज पार्टी का स्थापना होने के पीछे का क्या कारण था। तो आगे के लेक्चर में दोस्तों हम इसे पूरे डिस्कस करेंगे डीपली में कि भाई आखिर क्या ऐसा कारण था कि भाई सहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो दोस्तों आप आज हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये तो अलग का चीज़ है, हमारे लीग से अलग है। ये जो लखनऊ समझौता हम बताए थे दोस्तों कि 1916 में जब गरम दल और नरम दल आपस में एक हो जाते हैं, जैसे हम बताए थे कि 1907 में सूरत में विभाजन हुआ और 1916 में आपस में मिल जाते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों देखें इसमें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला और खिलाफत, असहयोग और चौरा चौरी स्वराज, ये कल का लेक्चर में दोस्तों होगा। तो इस वीडियो पे बने रहिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कहानी के माध्यम से समझते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। किन्हीं स्टूडेंट का डाउट था कि सर सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन अभी चल रहा है तो आईएएस के लिए और बिहार के लिए तो ठीक है, लेकिन सर इसके अलावा भी अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री का जो बात किए थे जिसमें बीपीएससी में वेटेज ज़्यादा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए दोस्तों मेरा एक चैनल है आईएएस पीसीएस माइंड, आप उसमें जा सकते हो। आईएएस स्पेस पीसीएस स्पेस माइंड, आईएएस पीसीएस माइंड दोस्तों मेरा एक चैनल, यूट्यूब चैनल है, इस पे जाइए। इस पे एंशिएंट इंडिया को पूरा डीपली डिस्कस किया गया, बिहार स्पेसिफिक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम हम जो नेशनल इंडियन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज आगे जारी रखेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।
दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और कंटेंट बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।